अनुपमा जी लगातार बहू पर चिल्लाए जा रही थी। संध्या घबराकर रसोई में गैस बंद करके तुरंत आती है। ये देखो, रवीश की डायरी से नोट लिखा हुआ आया है। आज इसकी हिंदी की कॉपी घर पर ही रह गई थी। बेचारे बच्चे को डांट पड़ी है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? याद रखकर इसकी नोटबुक इसके बैग में रखनी चाहिए थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरे पोते की क्लास में इज्जत खराब हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? ये सुनकर संध्या की आंखों में एक दर्द सा उभर आया। रवीश उसका बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। संध्या ही उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है और उसे होमवर्क भी करवाती है। उसने कल ही हिंदी का होमवर्क भी करवाया था, पर बैग तो रोज़ रात को रवीश ही टाइम टेबल के हिसाब से रखता है। कॉपी रवीश रखना भूल गया और उसका दोष भी सासू माँ ने मुझ पर मढ़ दिया। संध्या कुछ कहने की कोशिश करती, पर इससे पहले ही उसकी जबान रोक दी जाती थी। अब बूत बनकर खड़ी रहेगी या मेरे पोते को खाना भी खिलाएगी? बेचारा स्कूल से थक कर आया है। संध्या वापस रसोई में गई और रवीश का खाना लगाकर लाई। तब तक रवीश अपने कपड़े और जूते मोजे उतार कर इधर उधर बिखरा कर टीवी देखने लगा था और वहीं पर अनुपमा जी भी बैठी हुई थी। संध्या ने मन महसूस कर उसके जूते, मोजे और स्कूल बैग उठाकर रखा। वो अपने बेटे को कुछ अच्छी आदतें सिखाना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की थी, पर अनुपमा जी बीच में आ जाती थी। उनके अनुसार ये काम करना बहू का फर्ज है, ना कि उनके पोते का। संध्या ने दोपहर का खाना निपटाया और अपने कमरे में जा ही रही थी कि अनुपमा जी ने आवाज़ लगाई। संध्या फिर से उनके कमरे की ओर गई तो उसकी सास बोली, देख रही हो पलंग के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है? माँ जी, वो सविता ढंग से काम नहीं करती है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुमको काम वाली पर नज़र रखनी चाहिए थी। तुम तो बस घर उसके हवाले करके निश्चिंत हो जाती हो। अरे कितनी ही काम वालियाँ क्यों ना आ जाए, घर खुद को भी संभालना होता है। पर तुम तो इतनी लापरवाह हो कि पलंग के नीचे का कचरा भी देख नहीं पाई। और ये देखो, दीवारों पर जाले जमे हुए हैं। हद होती है लापरवाही की। संध्या चुपचाप सुनकर आ गई। ये रोज की ही बात थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब अनुपमा जी उसे लापरवाह नहीं कहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो पलंग सरका कर सारा कचरा निकाला था। अभी भी ज़्यादा कचरा नहीं था, पर अनुपमा जी को बात बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी। अब रोज रोज काम वाली भी पलंग नहीं सरकाएगी। उसके पास भी 10 काम होते हैं, पर अनुपमा जी अपनी आदत से मजबूर थी, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह संध्या को डांट लगानी होती है, परेशान करना होता था। उसके बिना ना उनका दिन पूरा होता था, ना ही उनका खाना पचता था। शाम को संध्या का पति गुस्से में घर आता है तो अनुपमा जी अपने बेटे को मनाने का प्रयास करती है। वो गुस्से में ही पानी पीता है और बात भी नहीं करता है। तभी अनुपमा जी पूछती हैं, आखिर क्या हुआ? मेरी ज़रूरी फाइल घर पर ही रह गई थी, वो आज ऑफिस में जमा करानी थी। ओह संध्या, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुम आलोक को फाइल देना भूल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो इसका मूड कितना खराब हो रहा है। तुमको मैं किस लिए घर लेकर आई हूँ? ताकि तुम मेरे घर मेरे बेटे का ध्यान रख सको, पर तुम तो न जाने कहाँ उलझी हुई रहती हो। संध्या ने अपमान के कड़वे घूंट पी लिए। आखिर उसकी गलती भी तो नहीं थी। वो सुबह नाश्ते, टिफ़िन और बच्चे के काम में लगी रहती है तो फाइल दिमाग से निकल गया होगा। फिर उसे तो पता भी नहीं था। ये बात आलोक को खुद ध्यान रखनी चाहिए थी। चाहती तो आज वो बोल ही देती, पर पहले से ही आलोक का मूड खराब था। वो चुपचाप रसोई में चली गई। रात को सबको खाना खिलाकर
वो अपने कमरे में आ गई। सुबह 5:30 बजे उठती है और दिन भर काम रहता है। अनुपमा जी उसे तनिक भी आराम नहीं करने देती है, तो उसकी आंख लग गई। आलोक कब देर तक काम करते रहे उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठी तो सासू माँ बड़बड़ाती हुई आई, कितनी लापरवाह हो, रात को देर तक आलोक काम करता रहा। ये नहीं कि उसके लिए कॉफ़ी ही बना दो, पर तुम्हें तो अपने आराम और सोने से मतलब है। मेरा बेटा दिन भर भी ऑफिस में खटता है और रात को भी घर पर भी काम करता है, पर तुम्हें क्या सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। आराम से बिस्तर पर पसर गई। संध्या क्या जवाब देती, उसकी तो फिर से कोई गलती नहीं थी। फिर भी अनुपमा जी उसको किसी न किसी तरह परेशान कर ही देती थी। हर बात के लिए घर में सिर्फ संध्या को ही दोषी ठहराया जाता है। तभी अनुपमा जी फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालती है। अरे बहू, तुम कितनी लापरवाह हो, 2 दिन से फ्रिज में पालक रखा हुआ है, उसे साफ नहीं किया। ये नींबू भी ऐसे ही रखे हुए हैं, इनका रस निकाल कर भी तो रखना है। तेरे भरोसे तो घर चल जाएगा। सब्जियां लाकर फ्रिज में ठूसनी नहीं होती है, उन्हें साफ करके पकाना भी होता है। और ये दूध भी रखा है, इसका दही भी तो जमाना है। संध्या का दिमाग चकरा जाता है। सब्जियां कल ही तो आई है, फिर वो इधर का काम करे या उधर का। मदद के नाम पर केवल एक झाड़ू पोछे वाली आती है, और अभी तो सर्दी भी बहुत है। घर का रोज का ही काम नहीं सिमटता है, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कितनी बार आलोक से कह दिया कि रसोई में गीजर लगवा दो, गर्म पानी से बर्तन धोने में आसानी रहेगी, पर वो सुनते ही नहीं हैं। वो तो बस कमा कर लाते हैं तो इस घर पर एहसान करते हैं, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। फिर इतनी सर्दी है कि दूध आसानी से जमता भी नहीं है, लेकिन सासू माँ को कुछ बोल दो तो वो फिर चुप हुए बिना नहीं रहती है। फिर वो दिन भर ही बड़बड़ाती रहती है। दोपहर के खाने के बाद अनुपमा जी अचानक गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले, इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। कीर्तन में 4 बजे जाना था, याद ही नहीं दिलाया। ये तो यही चाहती है कि मैं घर से कहीं भी ना निकलूं। इसकी लापरवाही मुझ पर भारी पड़ जाती है। अनुपमा जी खुद टीवी देखने लग गई थी और उन्हें कीर्तन में जाना था, तो खुद ही भूल गई तो संध्या पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। फिर खुद ही तैयार होकर 5 बजे कीर्तन में चली गई। संध्या बहुत परेशान हो गई थी। ये आज की ही बात नहीं थी, सालों से झेल रही थी। आलोक का भी सहारा नहीं था, उनको भी संध्या की ही गलती नजर आती थी। एक तो वो सबका इतना ध्यान रखकर चलती थी, सबको हर चीज़ हाथ में पकड़ाने की उसकी अच्छी आदत ही अब उसके लिए तनाव का कारण बन गई थी। जब संध्या शादी होकर आई थी तो बहुत खुश थी। छोटा सा परिवार था, घर में सास और आलोक थे। आलोक के पापा की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। अनुपमा जी ने अपने बेटे को बड़े लाड़ चाव से पाला था, इसी वजह से आलोक बड़ा जिद्दी हो गया था। शादी के बाद संध्या ने घर अच्छे से संभाल लिया, लेकिन फिर भी अनुपमा जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। आलोक तो ऑफिस चला जाता था, पर अनुपमा जी दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, सब्जी काटने में क्यों देर हो गई, कपड़े बाहर धूप से उठाए या नहीं, रसोई की टाइल्स पर धब्बे क्यों हैं, कपड़ों को अच्छे से सजाकर अलमारी में क्यों नहीं रखा, ड्रेसिंग इतनी बिखरी क्यों है, रसोई में डिब्बे बिखरे क्यों हैं, दूध उबल गया तो गैस क्यों बंद नहीं किया। पहले तो संध्या सब काम दौड़ कर लेती थी, पर फिर जब उसने रवीश को जन्म दिया तो उसकी दिनचर्या प्रभावित हो गई। वो खुद ही अस्त व्यस्त सी रहने लगी थी और इसी कारण अनुपमा जी उसे दिन भर सुनाती रहती थी। वो खुद तो किसी काम के हाथ ना लगाती थी और संध्या के काम में कमी निकालकर उसे लापरवाह कहा करती थी।
रवीश की दूध की बोतल नहीं धोई, डायपर नहीं बदला, बच्चे की मालिश नहीं की, खाना समय पर नहीं बनाया, पूरा घर बिखरा रहता था। अब संध्या छोटे से रवीश को संभालती, घर को संभालती। अनुपमा जी का नाम ही अनुपमा था, पर उसमें नाम मात्र की कोई भी दया और अनुपमा नहीं थी। उन्हें तो बहू एकदम परफेक्ट और सर्वगुण संपन्न चाहिए थी। रवीश छोटा था तो घर भी फैला देता था, तो अनुपमा जी से बर्दाश्त नहीं होता था। ये खिलौना उठाओ, हद हो गई लापरवाही की, एक भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती है। बहू तुम्हें तो सब कुछ सीखना पड़ता है। अनुपमा जी ने अकेले ही आलोक को पाला था, तो उसने संध्या को समझा दिया था कि मेरी माँ का दिल मत दुखाना, कभी पलटकर जवाब मत देना, वो जो भी कहें चुपचाप सह लेना। सालों से संध्या यही सब तो सहती आ रही थी, पर आज नहीं तो कल पानी सिर के ऊपर से गुजरती ही है। अब संध्या को अपनी सास से चिढ़ होने लगी थी। वो पिछले 10 सालों से सब सहन कर ही रही थी। शाम को जब कीर्तन से अनुपमा जी वापस आई तो फिर गुस्सा हो गई। हद हो गई लापरवाही की। जब मैं कीर्तन में जा रही थी तो तुमने याद नहीं दिलाया कि कुछ रुपये ले जाओ, मुझे आरती में चढ़ाने के लिए आशा से पैसे उधार लेने पड़े। ये सुनकर संध्या चुप रही। एक दिन आलोक को ऑफिस की पार्टी में जाना था। उसने संध्या को बोला वो कुछ वेस्टर्न पहन ले, पर संध्या को पुरानी ड्रेस फिट ही नहीं आ रही थी। आलोक गुस्सा हो गया। तुम रहने ही दो, मुझे पता है तुम कैसी रहती हो। अपने शरीर के प्रति इतनी लापरवाह हो, कितना साइज बढ़ा लिया है। संध्या की आंखें भर आई। वो कमरे से बाहर आई तो पड़ोस की आशा आंटी बाहर बैठी थी। तो अनुपमा जी उन्हें बोल रही थी, मेरी बहू तो बड़ी लापरवाह है, जरा भी ढंग से नहीं रहती है। इसके उलझे बाल देखो, जरा भी रहने का तरीका नहीं है। ये सुनकर संध्या के मन का गुबार फूट पड़ा। मम्मी जी, हाँ मैं लापरवाह हूँ, पर इस घर के प्रति नहीं, मैं अपने प्रति लापरवाह हूँ। तभी तो आप सबकी बातें सुन लेती हूँ और अपने मन का बोझ बढ़ाती रहती हूँ, तनाव लेती रहती हूँ। मेरा मन शांत नहीं रह पाता है। आखिर मेरी गलती क्या है? यही कि मैं सबका ध्यान रख कर चलती हूँ, सबको समय पर चाय नाश्ता खाना देती हूँ, सबके खान पान और कपड़ों का ख्याल रखती हूँ। सबके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया है। मैं सबकी परवाह करती हूँ और अपनी उपेक्षा करती हूँ। यही लापरवाही मुझसे रोज होती है। रवीश नोटबुक ले जाना भूल जाए तो आप रवीश की जगह मुझे डांटती हैं। आलोक फाइल ले जाना भूल जाए तो डांट मुझे पड़ती है। आप कीर्तन में जाना और पैसे साथ में ले जाना भूल जाएं तो भी मेरी ही गलती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं बहू हूँ या मेमोरी कार्ड। मैं भी तो इंसान हूँ, उस पर बहू हूँ। मुझ पर कितने काम की जिम्मेदारी रहती है। आपको तो बस कीर्तन करना है और टीवी देखना होता है। आलोक को केवल कमाना होता है और रवीश को केवल पढ़ना होता है। आप सबके पास कितने कम काम हैं, फिर भी आप लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। आप लोग भी तो लापरवाह हैं और रोज़ लापरवाही करते हैं, पर आप कर सकते हैं। आप सास हो, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आलोक पुरुष है जो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, और रवीश तो बच्चा है, गलती कर भी दे तो उसे माफ़ है। बस एक मैं ही हूँ जो गलती ना करे तो भी दोषी। सबकी गलतियों के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया है। मैंने ही आप सबको हर चीज़ का आराम देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। अब और नहीं, आज से आप सब अपना काम खुद करेंगे और अपने सामान का भी ध्यान खुद ही रखेंगे। मम्मी जी, अभी तो आपकी भी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। आप इस घर का ना सही, पर अपना ध्यान तो खुद रख सकती हैं। रवीश और आलोक भी संध्या की बातें सुन रहे थे। रवीश, अपना स्कूल बैग और अपनी कॉपियाँ तुझे संभालनी है, मुझको नहीं। ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं।
और आप वो आलोक की ओर देखकर बोलती हैं, आप अपने कपड़े अलमारी से खुद निकालेंगे। अब मुझे क्या पता आपको कौन सी शर्ट पहननी है और कौन सी नहीं, कौन सी फाइल लेकर जानी है और कौन सी नहीं। कार से आप जाते हैं तो अपनी चाबी भी याद से ले जाया करिए। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब से मैं अपने पर ध्यान दूंगी, अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखूंगी। संध्या अपने कमरे में चली गई और अगले ही दिन से वो लापरवाह बहू अपनी परवाह करने लगी। दोस्तों, बहू कितना भी कर ले, वो ससुराल वालों के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत तक दांव पर लगा देती है, पर उसे फिर भी ताने ही सुनने को मिलते हैं। हर बहू को अपने घर परिवार के साथ अपनी सेहत की भी परवाह करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।